दोस्तों, एक लड़के की उसकी माँ शादी करने के लिए ज़िद करती है, लेकिन वो जो लड़का था बार बार अपनी माँ से मना करता है कि माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगा। लेकिन जो उसकी माँ थी वह अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी। अब किसी तरह से उस लड़के को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वह लड़का अपनी माँ के सामने हार गया था। अपनी माँ के कहने पर वह लड़का शादी कर लेता है। दोस्तों, वह लड़का अब दुल्हन को लेकर घर आता है। अब बात आती है सुहाग रात की। सुहाग रात को वह लड़का अपनी दुल्हन से कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अगर बच्चे को पैदा करें तो 10 साल के बाद पैदा करें, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो बस अपनी माँ के कहने पर शादी कर लिया हूँ। अब जो दुल्हन थी उस बात को मान लेती है, और जो दूल्हा था वह निरोध का यूज करके, जो कॉन्डोम होता है उसका यूज करके सुहागरात मनाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। जब भी उस लड़के का मन करता तो निरोध का यूज कर लिया करता था और अपनी दुल्हन के साथ में वो संबंध बनाया करता था। लेकिन दोस्तों, एक रोज की बात है कि जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ में संबंध बनाता है तो उस दौरान निरोध लीक हो जाता है, फट जाता है, और वह दुल्हन जो थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फैमिली स्टोरी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ही एक गांव में संजय कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उनके परिवार में उनके बीवी के अलावा उनका एक लौता बेटा था जिसका नाम निरंजन होता है। दोस्तों, जो संजय कुमार थे उनका बहुत बड़ा किराने का दुकान था और वह एक बहुत बड़े होलसेलर भी थे। उनकी जो बिक्री थी वह बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी और वह उसी दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। इतना ही नहीं, संजय कुमार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी, बहुत सारे जमीन जायदाद भी थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, जो संजय कुमार का बेटा था, जो निरंजन था, वो तो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। वह लड़का हमेशा से ही तेज था पढ़ाई लिखाई में और वह अपनी पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आया करता था। इसी वजह से वह अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते लिखाते थे। अपने बेटे की पढ़ाई में वह कभी भी किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे और यही वजह थी कि वह अपनी दुकान में कभी भी बेटे को बुलाते नहीं थे। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वह तो बड़ा हो जाता है, उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की हो जाती है, लेकिन उसकी पढ़ाई अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि निरंजन की जो माँ होती है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि निरंजन की माँ को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं बचेंगी। अब एक दिन वह अपने बेटे निरंजन को अपने पास बुलाती है और निरंजन से कहती है कि बेटा, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो। आखिर मैं कब तक चूल्हा चौका करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी बहू आ जाए मेरे जीते जी, ताकि मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सके। और जो मेरी बहू आएगी तो मेरा भी सेवा करेगी और पूरे घर को संभाल लेगी। दोस्तों, अब जो निरंजन कुमार था वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं आगे चलकर कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। अभी इस वक्त मैं शादी नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार शादी कर लिया तो मेरी आगे की जो पढ़ाई है वह छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो निरंजन की माँ थी वह एक नहीं सुनती है। वह जिद करने लगती है और अपने बेटे से कहती है कि देखो बेटा, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे पापा तो हैं ना घर को संभालने के लिए, तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, जो निरंजन कुमार होता है अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो निरंजन की माँ थी वह भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। दोस्तों, अब अगले ही दिन निरंजन की माँ अपने भाई को फ़ोन करती है, जो निरंजन के मामा जी होते हैं, और जो निरंजन की माँ होती है वह अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि अपने भांजे के लिए लड़की वगैरह देखो, उसकी शादी नहीं करवानी है क्या, कि वह हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब जो उसकी माँ का भाई था, जो निरंजन का मामा था, वह कहता है कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा ही तो हमसे हमेशा मना करता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो बहुत रिश्ते आते हैं निरंजन के लिए,
अगर तुम कहो तो मैं कल ही आता हूँ लड़की वालों को लेकर। अब जो निरंजन की माँ थी वह हाँ कह देती है और कहती है कि ठीक है भाई, कल ही आ जाना लड़की वालों को लेकर। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अब जो निरंजन के मामा थे वह लड़की के पिता को लेकर के उसके घर आ जाते हैं। निरंजन की जो माँ होती है वह अच्छे से उनका जलपान वगैरह करवाती है और बैठाती है, अच्छे से खातिरदारी करती है। सभी लोग एक साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अब जो लड़की के पिताजी होते हैं उनको घर भी पसंद आ जाता है और लड़का भी पसंद आ जाता है, क्योंकि जो लड़का होता है वह तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और टैलेंटेड भी था, अच्छा था, शरीफ था, घर भी अच्छा खासा था और निरंजन के पिता का जो काम था वह भी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। अब वहीं पर लड़की के पिता को रिश्ता पसंद आ जाता है। वहीं पर ही शादी की बात भी फाइनल कर दी जाती है। अब गांव के एक पंडित जी को बुलाया जाता है। लड़का और लड़की की दोनों की कुंडली दिखाई जाती है। उसी हिसाब से दोनों की शादी की तारीख भी रख दी जाती है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। उधर जो लड़की वाले थे वह भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इधर जो लड़के वाले थे वो लोग भी निरंजन की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। निरंजन की जो माँ होती है वह बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, क्योंकि बहू आने की खुशी उन्हें कुछ ज्यादा ही थी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन शादी वाला दिन भी आ जाता है। दोस्तों जब शादी वाला दिन आ जाता है तो उस दिन निरंजन के पिता बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे का बारात निकालते हैं। 150 से ज्यादा बारातियों को बुलाते हैं और बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजे के साथ वह बारात लेकर जाते हैं। दोस्तों उधर जो लड़की वाले थे वह लोग भी अच्छे से इंतजाम करके रखे हुए थे दूल्हे के लिए और जितने भी बाराती थे। जैसे ही दूल्हा वहां पर पहुंचता है सभी की जमकर खातिरदारी होती है। सभी को अच्छे से चाय नाश्ता पानी करवाया जाता है। उसके बाद शादी होती है। शादी के बाद निरंजन अपनी दुल्हन को विदा करके घर ले आता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। दुल्हन अपने कमरे में बैठी हुई अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दोस्तों इधर जो दुल्हन की सास थी यानी कि जो निरंजन की माँ थी वह तो अपनी बहू के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी और सभी रिश्तेदारों में वह बता रही थी कि अब तो मेरी बहू आ गई है, मुझे तो अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, न ही चूल्हा चौका करना पड़ेगा और न ही कपड़ा वगैरह धोना पड़ेगा और न ही मुझे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरी बहू आ गई है। अब तो वही सारा चीज करेगी और मेरी सेवा भी वो अच्छे से करेगी। इसी वजह से जो निरंजन की माँ थी वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। दोस्तों इसी तरह से समय बीतता रहता है और रात के लगभग 11 से 11:30 के करीब अब जो निरंजन था वह अपनी दुल्हन के पास जाता है कमरे में। उसके कमरे में जब वह जाता है तो दुल्हन थी। दोस्तों वह मुस्कुराती है और बड़े ही प्यार से उसको अपने पास बैठाती है। अब जो निरंजन था वह भी अपनी दुल्हन को अच्छे से देखता है, वो भी मुस्कुराता है। उसके बाद जो निरंजन था वह अपनी दुल्हन से कहता है कि देखो, मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं किया हूँ। दरअसल इस शादी को करने के लिए मेरी माँ की मर्जी थी कि मैं शादी कर लूँ। और निरंजन अपनी दुल्हन से कहता है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनूँ। इसी वजह से मेरी शादी करने की मर्जी अभी नहीं थी, लेकिन देखो जब मेरी शादी हो ही गई है तो तुम्हें खुश रखना मेरा फर्ज बनता है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो आज से 10 साल तक हम दोनों के बीच में कोई लड़का बच्चा नहीं होगा, क्योंकि अगर लड़का बच्चा हो गया तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद ही हम दोनों लड़के बच्चे की प्लानिंग करें, बेबी को लें। दोस्तों इस बात को सुन करके जो दुल्हन होती है वह भी बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है कि आपकी जैसी मर्जी वैसा कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और जो दूल्हा था वह कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा, लेकिन मैं निरोध का उपयोग करूंगा, कंडोम का उपयोग करूंगा। अब जो दुल्हन थी वह भी राजी हो जाती है। दोस्तों जो निरंजन की दुल्हन थी उसका नाम सौम्या था। अब उस रात सौम्या और निरंजन एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जब भी निरंजन का मन करता अपनी दुल्हन के साथ यानी कि सौम्या के साथ में संबंध बनाता, लेकिन वह हमेशा निरोध का यानी कि कंडोम का उपयोग किया करता था। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इसी बीच जो निरंजन की दुल्हन होती है सौम्या, वह अपने मायके भी कई बार जा चुकी थी घूमने के लिए और अपने मायके में 1 हफ्ता रहती है।
उसके बाद फिर अपने पति को फोन करती है और अपने ससुराल आ जाया करती थी। दोस्तों इसी तरह से 5 साल का वक्त जो होता है कैसे तैसे करके बीत जाता है, सौम्या को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों अब एक रोज की बात है कि सौम्या फिर से अपने मायके जाती है, क्योंकि उसके मायके से इनवाइट आया हुआ था, उसके किसी रिलेटिव का बर्थडे था। अब सौम्या जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनकी शादी सौम्या के बाद में हुई थी। उन सभी के पास बच्चे थे, किसी के 1 थे तो किसी के 2 बच्चे थे। उसमें सौम्या की बहुत सारी सहेलियां भी थीं जिसकी शादी सौम्या के बाद में हुई थी, और उन सभी के पास बच्चे थे, किसी के 1 बच्चे थे तो किसी के 2 बच्चे थे। अब उसी में से एक सहेली सौम्या से पूछती है कि सौम्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो सौम्या थी वह मायूस हो जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। अपनी सहेली से वह कहती है कि मेरे पास अभी 1 बच्चा भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। अब वहाँ पर वो मायूस होती है, कुछ देर खड़ी रहती है, उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। अब घर आने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा रोती है फूट फूट कर। दोस्तों अब जो सौम्या के घर वाले थे वह लोग भी सवाल जवाब करने लगते हैं। सौम्या की जो अपनी भाभी थी वह भी बहुत ही तरह के सवाल करती थी और कहती थी कि क्या बात है ननद जी, बच्चा कब लेना है? आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तब लेंगी क्या? आपकी शादी को तो 5 साल गुजर गए हैं। दोस्तों उतना ही नहीं, जो सौम्या की माँ थी वह भी उसे बहुत सुनाया करती थी। सौम्या की जो माँ थी वो तो यहाँ तक कह चुकी थी कि अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, चेकअप करवाओ कि आखिर क्या बात है, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों किसी को भी सौम्या यह बात नहीं बताती है कि उसके पति को ही अभी बच्चा नहीं चाहिए। दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन तो सौम्या रहती है, पर उसके बाद वह फिर से अपने ससुराल जाती है और अपने ससुराल में इसी तरह से जिंदगी गुजारने लगती है। दोस्तों इसी तरह से अब एक दिन दोपहर के वक्त सौम्या खाना वगैरह खाकर अपने आंगन में बैठी हुई थी। अब उसी दौरान उसके घर के बगल का एक बच्चा आ जाता है खेलते हुए उसके आंगन में। अब जो सौम्या थी उस बच्चे को देखने के बाद उसको गोद में ले लेती है और उसके साथ प्यार करने लगती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और सौम्या के गोद से बच्चा छीन लेती है। उसके बाद सौम्या को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गोद में लेने की, और बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाकर वहाँ से अपने बच्चे को लेकर वह चली जाती है। दोस्तों उस दिन भी सौम्या बहुत ही ज़्यादा रोती है और सीधा चली जाती है अपने कमरे में, फूट फूट कर रोने लगती है। घर के किसी भी सदस्य से वह शिकायत नहीं करती है कि पड़ोस की कोई औरत आई थी और उसे भला बुरा कह करके गई है। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। अब 2-3 महीने के बाद निरंजन का एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था, उसका बर्थडे पार्टी था। अब वो निरंजन को इनवाइट करता है, कहता है कि रात को घर पे आ जाना, पार्टी रखी गई है। दोस्तों अब उस रात निरंजन चला जाता है अपने दोस्त के घर में पार्टी को अटेंड करने के लिए। पूरी रात नाच गाना करता है, अपने दोस्त के साथ खाता पीता है, शराब भी पीता है। दोस्तों उस दिन निरंजन इतना ज़्यादा पी लेता है कि उसको चलने फिरने का भी होश नहीं रहता था। दोस्तों अब उस रात आधी रात को निरंजन लड़खड़ाते हुए अपने घर आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि जो उसकी बीवी होती है, अब निरंजन अपनी बीवी के बगल में जा कर के लेट जाता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। लेकिन जब सौम्या देखती है कि उसका पति होश में नहीं है, उसी वक्त का फायदा उठा करके सौम्या निरोध को थोड़ा सा फाड़ देती है। जो निरोध होता है, जो कंडोम होता है, उसके ऊपरी वाले भाग को थोड़ा सा वह फाड़ देती है। उसके बाद उसके और उसके पति के बीच में संबंध बन जाते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है और घर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से लगभग 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन सौम्या को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, क्योंकि उसको इसी तरह से फीलिंग्स हो रही थी और उसी तरह के उसको वोमिटिंग वगैरह होने लगती थी। अब सौम्या को पूरा पता चल जाता है, क्योंकि वह टेस्ट वगैरह पहले ही कर लेती है। लेकिन दोस्तों यह बात सौम्या अपने ससुराल में किसी से नहीं कहती है और न ही अपने पति से कहती है और न ही अपनी सास से कहती है। अब एक दिन सौम्या अपनी सास से कहती है कि मम्मी मुझे मायके जाना है, माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। दोस्तों अब जो सौम्या होती है, जो उसकी सास थी, वह सौम्या से कहती है कि ठीक है बहू, तुम चली जाओ अपनी मम्मी से मिल आओ। दोस्तों अब जो सौम्या थी अपना सारा सामान वगैरह पैक करती है और अपने मायके चली जाती है।
और मायके जाने के बाद वह अपने मायके में सभी को बताती है, तो उसके मायके वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे 9 महीने का वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। और एक दिन सौम्या एक बेटी को जन्म देती है। दोस्तों बेटी के जन्म से सौम्या के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पूरे गांव में वो लोग मिठाइयाँ बंटवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद सौम्या को एक बच्चा हुआ था। दोस्तों उसके अगले ही दिन जो सौम्या के पापा थे वह अगले ही दिन चले जाते हैं सौम्या के ससुराल। ससुराल जाने के बाद उसके सास ससुर को ये खुशखबरी देते हैं। उसके सास ससुर भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके सास ससुर भी मिठाइयाँ मंगवाते हैं और पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। और इतना ही नहीं, ढोल बाजा भी वो लोग बजवाते हैं। दोस्तों जब निरंजन अपने घर आता है तो ढोल बाजा देख करके वो एकदम दंग रह जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये सब क्या हो रहा है। अब जो निरंजन की माँ थी वह कहती है कि बेटा तुम बाप बन गए हो और हम दोनों दादा दादी बन गए हैं। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद निरंजन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोस्तों अब जो निरंजन था अपनी माँ से कहता है कि माँ ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और यह बात अगर सच है तो वह बच्चा मेरा नहीं है बल्कि मेरी बीवी किसी और के साथ में गलत संबंध बनाई होगी। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो निरंजन की माँ होती है वह निरंजन को बहुत डांटती है और कहती है कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारी बीवी है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन दोस्तों जो निरंजन था इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि निरंजन को हमेशा ऐसा ही लगता था कि जब भी वह अपनी बीवी के साथ में संबंध बनाया है तो वह निरोध का और कंडोम का उपयोग किया है। दोस्तों जो निरंजन था वह अपनी बीवी से तलाक लेने के लिए सोच लेता है, क्योंकि जो निरंजन था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अब अगले ही दिन वह चला जाता है कोर्ट में और तलाक लेने के लिए अपील कर देता है। दोस्तों जब ये बात सौम्या और उसके माँ बाप सुनते हैं तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब जो सौम्या के माता पिता थे वह जाते हैं बेटी के ससुराल और अपने दामाद को समझाते बुझाते हैं, लेकिन दोस्तों जो निरंजन था वह मानने को तैयार ही नहीं था। सौम्या के माँ बाप से भी वह यही कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, आपकी बेटी किसी और के साथ में संबंध बनाई है, आप उसी से पूछिए। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद सौम्या के माता पिता को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन सौम्या के माता पिता अपने दामाद से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन सौम्या और निरंजन को कोर्ट में बुलाया जाता है। दोस्तों जब दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है तो जो जज साहब थे वह निरंजन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी के पास जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। वह कहता है कि सर ये मेरा बच्चा नहीं है। वह कहता है कि सर ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बीवी के साथ में संबंध बनाया हूँ मैं हमेशा निरोध का कंडोम का ही इस्तेमाल किया हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इतना कहने के बाद जो निरंजन था वह चुप हो जाता है। अब जो जज साहब थे वह सौम्या से पूछते हैं कि सौम्या तुम बताओ आखिर सच क्या है। दोस्तों अब जो सौम्या थी वह भी कहती है कि जज साहब मैं क्या कहूँ, मैं जो भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है, अगर आपको भी यकीन नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करवाइए। दोस्तों अब जो जज साहब थे वह डीएनए टेस्ट का आदेश देते हैं और उसके बाद जज साहब अगली तारीख दे देते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अगली तारीख भी आ जाती है। अगली तारीख में दोनों परिवार वाले कोर्ट में पहुंचते हैं। सौम्या और निरंजन भी वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों अब जो जज साहब थे डीएनए टेस्ट को देखने के बाद वहीं पर जज साहब फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चा है सौम्या के पास वह निरंजन का ही है। दोस्तों अब जज साहब का फैसला सुनने के बाद निरंजन भी दंग रह जाता है। निरंजन उसी वक्त जज साहब से कहता है कि जज साहब ये कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी के साथ अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। दोस्तों अब जो सौम्या थी वह अपने पति से कहती है कि हकीकत तो तुम्हें भी पता नहीं है कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होता था वह निरोध यूज करने के बाद ही होता था। एक बार तुम्हें याद होगा कि तुम एक दिन अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में गए थे। रात के वक्त तुम नशे में आए थे, तुम आधी रात को एकदम नशे में धुत। तुम्हें अच्छे से याद शायद नहीं होगा क्योंकि उस दिन तुम होश में नहीं थे। जब तुम घर आए तो मैं जागी हुई थी और तुम मेरे करीब आ गए, मेरे साथ में तुम प्यार करने लगे और मेरे साथ उस दिन तुम संबंध भी बनाए थे। उसी दौरान मैं निरोध का थोड़ा सा ऊपरी भाग का हिस्सा फाड़ दी थी और उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। दोस्तों जब यह बात निरंजन सुनता है तब जाकर उसे एहसास होता है
कि हाँ, यह मेरा ही बच्चा है। दोस्तों, अब जो निरंजन था वह अपनी बीवी सौम्या से पूछता है कि सौम्या, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब जो सौम्या थी वह कहती है कि मैं करती क्या, बहुत सारे लोगों की मैं ताने सुन चुकी थी, ससुराल में भी ताने सुनती थी और जब मैं मायके जाती थी तो आस पड़ोस के घर वालों से भी ताने सुनती थी। कई बार मुझे बहुत बुरी तरह से लोगों ने ताना मार दिया और इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद अब जो निरंजन था उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, उसकी बीवी के पास जो बच्चा है वह उसका ही है। दोस्तों, अब जो निरंजन था जज साहब से कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी बीवी से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों, अब वहीं से उन दोनों का मामला ख़त्म हो जाता है। अपनी बीवी बच्चों को लेता है और अपने घर चला जाता है और अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।